नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। काफ़ी अरसे से एक देरीना ख्वाहिश थी हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों की कि जनाब कसीरुल मंजिला इमारतों पर जो बैन लगा हुआ है वो हट जाए, और मैं इनको हमेशा कहता था कि कोर्ट इनको रिलीफ देगा, बस इनको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और हमने देखा कि वक्त ने यह साबित किया कि कोर्ट्स ने इन्हें रिलीफ दी, और अब फैसला ये आया है कि कसीरुल मंजिला इमारत के ऊपर जो पाबंदी आयत थी अब वो हट गई है। कवानीन के तहत ये इमारतों को बना सकते हैं, इनको इजाज़त मिल चुकी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हसन बख्शी साहब, जो कि मैन हैं आबाद के। उनको वेलकम करते हैं शो में। जी हसन बख्शी साहब, सबसे पहले तो आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। फिर आप लोगों की देरीना ख्वाहिश थी, उसके पूरे होने पे आपके दिल के जज्बात क्या हैं, क्योंकि आपका ये बड़ा और काफ़ी अरसे से मुतालबा था कि तवीलुल मंजिला और कसीरुल मंजिला इमारात को जो है वो इजाज़त मिलनी चाहिए, और अब आप लोगों को ये इजाज़त मिल चुकी है। कवानीन के दायरे के अंदर रहते हुए अब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। जी हसन बख्शी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। उसके बाद पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम हमारे साथ एलाइड इंडस्ट्री, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें री रोलिंग मिल्स हैं, जिसमें शिप ब्रेकर्स हैं, जिसमें टाइल्स एसोसिएशन है, जिसमें वो कंक्रीट मिक्स वाले हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डेस्कलेरिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और तमाम मजदूरों का, साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने 1 से 1.5 साल हमारे साथ इस बैन की लिफ्टिंग में दुआएं भी की, मदद भी की और धरने में साथ भी किया। देखिए, ये बैन कसीरुल मंजिला इमारतों पे तो अपनी जगह था, पर इस बैन से जो इफेक्ट हो रहा था, जो मेरे हिसाब से रियलाइज हुआ, वो पाकिस्तान की मईशत इफेक्ट हो रही थी, कराची की मईशत इफेक्ट हो रही थी। और चूंकि अगर कराची की मईशत इफेक्ट होती है तो पूरे पाकिस्तान की मईशत इफेक्ट होती है। कराची में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग का वही रोल है जो मैं हमेशा कहता हूँ फैसलाबाद में टेक्सटाइल का रोल है। फैसलाबाद से टेक्सटाइल को निकाल दिया जाए तो वहाँ से जान निकल जाएगी। कराची से कंस्ट्रक्शन को निकाल दिया जाए तो कराची की इकोनॉमिक जान निकल जाएगी। हसन बख्शी साहब, ये भी किस्मत और तकदीर के अजीब खेल हैं कि अब पीर बाबा दबाव में आ गए हैं, आप लोगों के मामला ठीक हो गए हैं, वहाँ पर मामला थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो इस चीज़ पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें, क्योंकि नाजरीन देखने वाले इस सिलसिले से, इस जाविये से भी चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप लोगों का तो भला होगा, लेकिन दूसरी जाने पीर बाबा और जिन लोगों ने उनके साथ पैसे लगा रखे वो बहुत परेशान कि हम इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है। हम भी जो हमें परमिशन मिली है उन प्लॉटों पे मिली है जो लीगली हमने परचेज किए हैं या ओन करते हैं, और हमें कानूनी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली है। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका लीगली परचेज्ड लैंड है और जो वो लीगली ओन करते हैं, वहाँ मेरे ख्याल में कोई कदरन है भी नहीं। इसके अलावा जो चीज़ें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, एंड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से बेहतरीन और बड़ा इदारा पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इंसाफ दे सके। हसन बख्शी साहब, मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाएं। ज़ाहिरी बात है, आप लोगों ने तामीराती शोबे के मुतालिक बड़ी गुफ्तगू की, और हमारी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है तामीराती शोबे के मुतालिक गुफ्तगू करने पे। मेरे ख्याल उसका ड्यू क्रेडिट भी मिलना चाहिए मीडिया के अंदर बाकायदा तामीराती शोबे के लिए आवाज़ उठाने पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। आप हमारे साथ होंगे जनाब साद नज़ीर साहब, जो कि CEO हैं ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। उनको मैं वेलकम करता हूँ शो पे। और अब जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है जनाब वाला हमारे मुल्क के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इकोनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट, और निजी जो सेक्टर है उसका जो अहम किरदार है इस शोबे में, उसके मुतालिक हमने बात करनी है। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो साद नज़ीर साहब के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हमने आगाज़ में गुफ्तगू की कि हमारे यहाँ कसीरुल मंजिला इमारात के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि एक पाबंदी आयद थी वो अब जो है वो लिफ्ट हो चुकी है और तामीराती शोबे के अंदर हम अब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कराची शहर के अंदर मुस्तकबिल में हमें देखने में आएगी। साथ नज़ीर साहब ताम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, CEO हैं ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनका मुख्तसर तारुफ कराया। बुनियादी तौर पे आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है वो है हमारे मुल्क के अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और इकनॉमिक जोन्स के अंदर निजी सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ साद नज़ीर साहब आज के प्रोग्राम के अंदर। और कुछ आप पता है रियल एस्टेट की मार्केट में अजीब सा भौचाल सा आया हुआ है, खलबली सी मची हुई है। आपको पता होगा कि हमारे मुल्क के जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के टाइकॉन हैं जनाब पीर बाबा साहब, उनकी हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं इस वक्त वहां पर जो सरमायाकार हैं उनमें बेताबी पाई जा रही है। लेकिन इस मौजू पर मैं आपसे राय लूँगा। प्रोग्राम के अख्ताम में आगाज़ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुझे ब्रीफ करें, नाजरीन को हमारे थोड़ा सा बताएँ कि ये इकनॉमिक जोन क्या होते हैं और निजी सेक्टर की इसकी जानिब कंट्रीब्यूशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का किसी भी मुल्क की इकॉनमी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में बहुत वाइटल रोल होता है और इसका आगाज़ 1959 में आयरलैंड से हुआ जब उन्होंने पहला स्पेशल इकनॉमिक जोन अपने यहाँ क्रिएट किया और इंडस्ट्री को एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड करके उसे इस किस्म की सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ में हेल्प मिली। और वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ 18वीं सदी में हुआ था। 1959 में जाके पहला इकनॉमिक जोन जो है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ की, आयरलैंड में बनाया गया। उसके बाद अब तक पूरी दुनिया में अराउंड 4600 इकनॉमिक जोन्स एग्जिस्ट करते हैं और इकनॉमिक जोन्स में किसी भी मुल्क की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होती है, जैसे हमारे मुल्क में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। फैसलाबाद में गारमेंट्स है, गुजरात में सिरेमिक्स है, सियालकोट में सर्जिकल इक्विपमेंट है और स्पोर्ट्स गुड्स हैं। अगर आप इन सारी इंडस्ट्रीज़ को उनके एरियाज़ में जहाँ पे वो कंफर्टेबल हों या किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ वो ज़्यादा ग्रो कर सकें, जिसमें तमाम सर्विसेज, ऑयल, गैस, बिजली, उनकी अवेलेबिलिटी और उसके बाद डिपार्टमेंट्स की तरफ से सपोर्ट, जिसमें रेगुलराइजेशन अथॉरिटीज़ जितनी होती हैं, जिसमें बिल्डिंग डेवलपमेंट कंट्रोल है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल है, उनको अगर आप लेवरेजेस इस तरह के प्रोवाइड कर दें कि वो इजीली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें एज़ कम्पेयर टू जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री जिसने 3 साल में डेवलप होना है वो आपको 6 माह से 1 साल में रिज़ल्ट देने लग पड़ेगी। तो इकनॉमिक जोन की बेसिकली ऐसी समझ लें जैसे आप रेजिडेंशियल के हवाले से हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं और लोगों को फैसिलिटीज़ एक जगह प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से इंडस्ट्री को अगर आप एक जगह कंपोज करके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो इसे इकनॉमिक जोन का नाम दिया जाता है। इसके साथ अलाइड फैसिलिटीज़ और भी आ जाती हैं जिसमें उनके सेल्स मैकेनिज़म्स हैं, वो सारा कुछ इकनॉमिक जोन के अंदर आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि जनाब जो मेन इशू है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर इकोनॉमिक जोन्स की जानिब राग़िब नहीं होते, बल्कि उनका फोकस तो टोटल या तो रेजिडेंशियल रहता है या कमर्शियल रहता है। तो कैसे प्राइवेट सेक्टर इस जानिब आए? इज़ इट एक्चुअली ए प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ वर्क? इज़ इट एक्चुअली ए वायबल एंड फीजिबल लाइन ऑफ वर्क? अब पाकिस्तान के हवाले से जी इसका आउटफॉल डिफरेंट है, बाकी दुनिया में इसका आउटफॉल डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर में से लोग इस चीज़ में आगे क्यों नहीं आए, उसकी बहुत सी वजूहत हैं और उसमें मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट्स का नॉन सपोर्टिव कल्चर ओवर अ लार्जर टाइम फ्रेम, उसकी वजह से लोग इस चीज़ को आगे लेके नहीं आ सके। और अब जबकि CPEC डेवलप होने जा रहा है और एक जो लेटेस्ट चीज़ जो मेरे नॉलेज में आई है, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और जो चाइनीज़ डेवलपर्स या चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स इस मुल्क में आ रहे हैं, दे हैव कम टू दिस रियलाइजेशन
कि यहाँ पे अगर वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे एज़ कम्पेयर टू द स्लो स्ट्रेटजीज़ दैट आर बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। तो अब मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि प्राइवेट सेक्टर इस काम में अगर पहले नहीं भी आया तो वो आए इस काम में और आके इस तरह के एरियाज़ डेवलप करे जहाँ पे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले फॉर ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड द इंडस्ट्री एज वेल। तो ये चीज़ पहले यहाँ पे मिसिंग थी, यानी गवर्नमेंट का कोई सपोर्टिव रोल नहीं थ्रू आउट रहा प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में आप एक आधी हाउसिंग सोसाइटी तो डेवलप कर सकते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर, लेकिन इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर सकते क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत सारी ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं जो किसी एक फ़र्द या इंडिविजुअल या अदारे के हाथ में नहीं होती। तो इट कांट बी डन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा साद नज़ीर साहब, यहाँ पर एक और अहमियत तलब चीज़ ये भी है, पाकिस्तान के अंदर तिजारत और सनत के फ़रोग के लिए अच्छी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ और इकोनॉमिक जोन्स का जो है वो फुकदान मौजूद है। बुनियादी तौर पे जिस भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाते हैं वहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, रोड नेटवर्क्स डिलेबिटेटेड होते हैं, यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर लोग सेल्फ जनरेशन पे रिलाई कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, पानी की निकास का कोई निज़ाम नहीं होता। यानी आपने ख़ुद भी देखा होगा, तो प्राइवेट सेक्टर को तो इसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बल्कि मेरी तो काफ़ी अरसे से एक ख्वाहिश थी कि प्राइवेट सेक्टर इस जानिब आए, बल्कि ना सिर्फ के प्राइवेट सेक्टर और भी जो पाकिस्तान के 2 लीडिंग डेवलपर्स हैं जिनमें एक जो है वो जाहिर बात है आप जानते हैं मैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जैसे हाउसिंग का काम करते हैं, इनको भी इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। लेकिन यह कि जाहिर बात है उनके एम्बिट के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बड़ी पार्टियों को चाहिए कि इस जानिब आएँ और ये जो चीज़ें मुहैया करें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपके ख्याल से पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ माजी में हिंडर नहीं होती रही, उसमें रुकावट नहीं आती रही क्योंकि अच्छे इंडस्ट्रियल एरियाज़ अवेलेबल नहीं थे? इसमें अली भाई माजी में अगर ग्रोथ नहीं होती रही तो उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, जिसमें एक ये कि अच्छे एरियाज़ अवेलेबल नहीं थे, दूसरा ये कि बहुत सारी जो बेसिक सर्विसेज हैं जो एक गवर्नमेंट या नेशन ने प्रोवाइड करनी होती है अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उनका भी फुकदान रहा है ना। और जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का रहा है कि पिछले 5-10 साल में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए वही एब्सेंट थी या मिसिंग थी। तो उसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ रादर बंद करके और उसमें जिसका हाथ पड़ सका वो रियल एस्टेट में चला गया या वो ओवरसीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चला गया। तो इंडस्ट्री ने तो बहुत सफ़र किया पिछले 10 सालों हाउ इम्पोर्टेंट इज लोकेशन, जिस तरह आपने कहा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज लोकेशन फॉर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एन इंडस्ट्रियल एरिया? जी लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, आपने कहा कि जी हमारे मुल्क के 2 बड़े डेवलपर्स हैं, जिसमें एक शायद आप DHA का जिक्र कर रहे हैं, दूसरा आप शायद बैरियर टाउन का जिक्र कर रहे हैं जो कि मेजर प्लेयर्स हैं हमारे मुल्क में। तो वो मैं समझता हूँ कि अपना जो टारगेट्स उन्होंने अचीव करने थे, जो प्राइवेट सेक्टर वाले साहब हैं उन्होंने तो इन टर्म्स ऑफ अपनी ग्रोथ जो अचीव करना था उसका मैक्सिमम अचीव कर लिया हुआ है। और इस वक्त जो भी उनके साथ मुश्किलात दरपेश हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। DHA को यस इस तरफ फोकस करना चाहिए चूँकि DHA आर्मी का अदारा है और आर्मी इस नेशन की डेवलपमेंट, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रही है, मोस्ट सिंसियर रही है। तो यस उनको खुद इस फील्ड में आना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में जी जहाँ बाकी कोई नहीं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टेकन द इनिशिएटिव और हम अपना पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंशाल्लाह गवर्नमेंट से अप्रूव करा के चक्री इंटरचेंज पे राइट नेक्स्ट टू द फेडरल कैपिटल लॉन्च करने जा रहे हैं सून। और लोकेशन की बात जो आपने की, लोकेशन पे ही सारा दारोमदार है जी। पहले तो ये कि जो हमारे मुल्क की नेक्स्ट बैकबोन बनने जा रहा है वो ये सीपक इकोनॉमिक रूट है। तो इस इकोनॉमिक रूट के करीब ही अगर आप इकोनॉमिक जोन क्रिएट करेंगे तो तब ही इस मुल्क की इंडस्ट्री भी और चाइना की इंडस्ट्री भी वो आके अपने आप को यहाँ पे ग्रो करना चाहेगी उस जगह पे ना। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें टैक्स हॉलीडे और डिफरेंट जो रिफॉर्म्स हैं वो उनको उस एरिया में अवेलेबल किए जाएं ताकि वो अपनी ग्रोथ को इंश्योर कर सकें। तो लोकेशन इज वेरी वाइटल जी। लोकेशन शुड बी नियर टू द इकोनॉमिक जोन, इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आप जो हैं वो रियल एस्टेट के शोबे में काफ़ी महारत भी रखते हैं, काफ़ी आपकी गहरी नज़र भी है। तो अब बात यह है कि मौजू हम टोटल इस पे इकोनॉमिक जोन पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है बेताबी और बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है सरमायाकारों में।
मैं तो आपने तो नाम ले दिया, लेकिन मैं पोशीदा तौर पर पीर बाबा कहता हूँ। पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त बड़े दबाव के अंदर है, लोग बहुत परेशान हैं, मेंटली वो घबराए हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के टेलीफोन आए कि मैं खुद हैरान हो गया कि ये इतने बड़े ताजिर सनतकार और ये काम इनका कुछ और है, लेकिन ये पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में पैसे लगाए हुए हैं इन्होंने। और उनकी ये आजकल खबर भी आपको पता है, हर जगह एक ही बात हो रही है, यही वाली बात हो रही है। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है? मैं उस बारे में तो बात नहीं कर रहा कि कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, लेकिन ये जो लोगों की बेताबी है, इसके मुतालिक आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या तज्जिया होगा आपका? इसमें अली भाई थोड़ी सी बात ये गहरी है, सिर्फ एक डेवलपर की या एक इन्वेस्टर की या सर्टन नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स की बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं ये चाहूँगा हमारा मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुँचे कि जिस वक्त से ये गवर्नमेंट आई है तो ज़्यादा ज़ोर जो है वो डंडे पे है, कि मतलब पूरे मुल्क में हर किस्म का जो डंडा लहराया जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ गिराई जा रही हैं, डेवलपर्स को टफ़ टाइम दिया जा रहा है, इंडस्ट्री को टफ़ टाइम दिया जा रहा है, बिजनेसमैन को टफ़ टाइम दिया जा रहा है, पॉलिटिशियन को टफ़ टाइम दिया जा रहा है, सहाफ़ियों को टफ़ टाइम दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा दे नीड टू ईज़ आउट। और जो अगर आप चाहते हैं कि इकॉनमी की स्टिमुलस ग्रोथ हो तो उसमें लोगों को पहले हलाल रास्ते खोल कर दिखाएं। आपके कोई भी काम करने का हलाल तरीका भी इस मुल्क में एग्जिस्ट करता है। I have to agree with you here. I have to agree with you here. क्योंकि मेन एम ये है कि we have to talk about relief, we have to talk about relief, we have to talk about relief. और कल भी प्रोग्राम में ऊपर बात करता रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर साद नज़ीर साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर क्यों सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। ये वक्त रिलीफ का है, रिलीफ की बात की जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा ही नाजुक मौजू लेकर बैठा था। बात यह है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो एक अजीब सी खलबली सी मची हुई है। ताजिर सनतकार थोड़े बेचैन और परेशान हैं। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। मेरी राय ये हो कि एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है रोज़गार मुहैया करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अनरियलिस्टिक सी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एनक्रोचमेंट्स भी रहें फिर साथ साथ उनके रोज़गार का इंतज़ाम भी हो। ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके मुतालिक भी हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। साद नज़ीर साहब अपनी बात भी मुकम्मल कर लेते हैं। साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ा अहम मौजू उठाया। अब प्रॉब्लम है रिलीफ की, लेकिन हम देख रहे हैं हर जगह रीइंफोर्समेंट और इन्फोर्समेंट आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि जिनको सीधा करना था इमरान खान साहब ने, असद उमर साहब ने, अब असद उमर साहब की पता नहीं कितने दिन अभी वजारत में बाकी हैं, कुछ कह नहीं सकता कितनी देर वज़ीर और रहते हैं, किस्मत उनकी तब्दील हो सकती है। बहुत सारे वज़ीर हैं, उनको हटाने की बातें हो रही हैं। तो साद नज़ीर साहब यहाँ पे लेट मी नॉट मिन्स माय वर्ड्स, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जी FBR को सॉर्ट आउट करना है, SECP को सॉर्ट आउट करना है, स्टेट बैंक को सॉर्ट आउट करना है, अगर रियल एस्टेट के हिसाब से देखें तो CDA को सॉर्ट आउट करना है। जनाब मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर जो है बिल्कुल मामलात गड़बड़ हुए हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की बात हो। लेकिन ऐते आके रल गए ने, और उसमें फिर यही बात है कि फिर वो शिकार वाली बात आ जाएगी। लेकिन वो कहावत मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वो फिट भी नहीं होती यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि ये क्या मसला है, मतलब इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेसी को, रेड टेपिज्म को सॉर्ट आउट करना था, इन्होंने पकड़ के बिजनेसमैनों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर लिया। ये समझ नहीं आ रही कुछ क्या हो क्या रहा है ये। अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी होना तो डिपार्टमेंट्स को सॉर्ट आउट चाहिए था। तो आप सही कह रहे हैं, सब मिलके इस वक्त अवाम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और अवाम को समझ नहीं आ रही वो जाए किस तरफ को। जो फैक्ट ऑफ दी मैटर है जी, जो रियलिटी है कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले तमाम डिपार्टमेंट्स में किसी हद तक काम हो रहा था। और जिस तरह से वो मलिक साहब के मशहूर अल्फाज हैं जो पूरे मुल्क में कोट होते हैं, वक्तन फाइलों के नीचे पहिए वाले जाते थे और फाइलें चल पड़ती थी। हाँ। जी फाइलों के नीचे पहिए वाले, तो पहिए लग जाते थे और फाइलें चलती थीं। अभी ये हाल ये है कि जो काम पहले इस मुल्क में महकमों में 10 रुपये में होता था वो अब 200 रुपये में भी नहीं हो रहा।
वो 200 रुपये में भी नहीं हो रहा, और उसका सफ़र अल्टीमेटली जो है सफोकेशन वो बिजनेसमैन को हो रही है, सफोकेशन डेवलपर्स को हो रही है, सफोकेशन आवाम को हो रही है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं उस्ताद नज़ीर साहब, इमरान खान साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता इसका इल्म होना शुरू हो गया है। बेसिकली वो क्या करें, अपनी जेबें टटोल रहे हैं, अंदर से खोटे सिक्के निकल रहे हैं, वो परेशान है इस वजह से। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये किसी एंकर ने पहले जिक्र नहीं किया था, मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये बात बता दी थी कि इनमें से बहुत सारे जाने वाले हैं, और ख़ास तौर पे वो जो बड़े तुरम खान बने हुए हैं, जिन्होंने सेतें बनाई हुई हैं, कोई कमांडो बना हुआ है, कोई जो जूडो कराटे बना हुआ है, ये सब जो हैं दे आर ऑन देयर वे आउट। इमरान खान बड़ा सख्त बंदा है, आप भी मुझे क्रिकेट के फ़ैन लगते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान क्रिकेट खेला करता था, कोई क्रिकेटर गलत काम करता था, ज़रा गलत बुरी परफॉर्मेंस, उसको पता होता था इमरान मुझे टीम से निकाल देगा। तो मुझे भी लग रहा है टीम से बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं। आपको लग रहा है? अली भाई, मुझे टीम का तो पता नहीं, लेकिन इमरान भाई को भी और मुल्क कौम को भी ये बात समझनी होगी कि ये पूरा मुल्क जो है ना वो क्रिकेट टीम से नहीं चलना। इसके अपने मामलात हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, स्पेशलिस्ट चाहिए। और मतलब ऐसे है कि अगर मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की इकॉनमी ऐसे जैसे ऑपरेशन थिएटर में ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, और ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए आप डॉक्टर की जगह किसी प्लम्बर को भेज दें और कहें कि जी इसके यहाँ बिजली भी नहीं है, तो इसलिए ये जो है डॉक्टर का काम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देगा। तो ये नासमझी वाली बातें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तमाम मामलात में, फील्ड्स में स्पेशलिस्ट को लाने की ज़रूरत है, और एक पॉलिटिशियन स्पेशलिस्ट नहीं होता जी, जिसका इकॉनमी का काम नहीं, जिसका डिपार्टमेंट्स का काम नहीं, कभी ज़िंदगी में उसने वो काम नहीं किया, तो वो आके एक डिपार्टमेंट को, एक अदारे को, इकॉनमी को कैसे ड्राइव करेगा ना। तो स्पेशलिस्ट लोगों के लाने की ज़रूरत है, और उनको उनका टास्क देने की ज़रूरत है, और फिर जनरल जो ये फियर की फ़ज़ा फैलाई हुई है पूरे मुल्क को, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं, मेरा तो ख्याल मुझे पता लग गया। देखिए, मैंने एक काम सीखा है, आपने जैसे मलिक साहब की मिसाल दी, पीर बाबा की मिसाल दी, उन्होंने बताई कुछ बातें, ऐसे मैंने भी ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ सीखी है, वो ये कि डाखाना सही मिलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल डाखाना अब हमें सही मिल गया है। तो मैं आपा से गुजारिश करना चाहूँगा, वैसे लोग मुज़ाहिका खेज़ समझते हैं मेरे इस अंदाज़ को, लेकिन लोग देखते तभी हैं। मेरी आपा से गुजारिश है कि आपा, आप देख रही हैं तो भाईजान को आप समझाइएगा शाम को जब वो बैठेंगे कि जनाब ताजिर सनतकार बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनके मसाइल को हल करने के लिए, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अब जो है इक़दामात लेने पड़ेंगे। और एहतसाब का आगाज़ घर से हो, एहतसाब का आगाज़ गवर्नमेंट अफसरों से हो, एहतसाब का आगाज़ डिपार्टमेंट से हो तो बेहतर रहेगा। ये मैंने आपा से गुजारिश कर दी है। अगे तुसी भी समझ गए मैं किस नाल गल कर रहे हैं, तो वो भी समझ गए ने मैं उन्होंने गल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इससे आगे साथ साथ मैं एक मौजू पर आपसे मज़ीद बात करना चाहूँगा, वो ये है कि आज सरमायाकार ख़ुद को थोड़ा सा गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। आपने हर तरह से उसको कैद कर दिया है। आप मुझे बताएं, जब इतनी ज़्यादा टैक्स की कैद, इतनी ज़्यादा ये कैद, वो कैद, छोटी सी को गलती करे, मैंने जैसे बताया अभी गाड़ी नहीं ले सकता वो शख्स जिसके पास जो है वो टैक्स नंबर ना हो। सर, ये इस तरह ना करें, आप लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग, हाउसवाइफ्स वगैरह ये सब टेंशन में है। ये बात टैक्स चोर, तो पूरा मुल्क टैक्स चोर है। आप मतलब मुझे बताएं, गवर्नमेंट को समझाएं कि पूरा मुल्क टैक्स चोर है। सर बिल्कुल इसी तरह से अली भाई, बात के जिस डेफिनेशन पे अब एहतसाब शुरू हो गया ना जी, उसमें उस डेफिनेशन के मुताबिक तो इस मुल्क में कोई नहीं बचता। शायद जो एहतसाब करने जा रहे हैं वो ख़ुद भी नहीं बचते अगर उस लेवल पे ये चीज़ों को इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी आपने अगर इकॉनमी को स्टिमुलेट करना होता है तो लोगों को रिलीफ दे के पहले उनका कॉन्फिडेंस विन करना होता है। आपको बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस विन करने की ज़रूरत है, आपको आवाम का कॉन्फिडेंस विन करने की ज़रूरत है, आवाम को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, फाइनेंशियल मजबूरियाँ आपकी अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आप उसको जो ऑलरेडी बिजनेसमैन इस मुल्क में बड़ी मुश्किल से कारोबार को चला रहा है, या एक आम आवाम जो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही है, या कोई भी प्रोफेशनल बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में सर्वाइव कर रहा है, इस मुल्क के जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में लूप होल्स थे उनको कवर करके चल रहा है, उसके आप एकदम नट टाइट करने लग पड़ेंगे तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं डिलीवर कर पाएगा। रादर जो इस वक्त एक सोच इस मुल्क में लोगों में जन्म ले रही है और बिजनेसमैनों में ले रही है, वो अपना अपना सरमाया लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। साद नज़ीर साहब, आपके साथ गुफ्तगू आने वाले दिनों के अंदर भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे एक बहसो मुबाहिसा भी हो, कुछ और कारोबारी सनतकार शख्सियत को भी आपके साथ शामिल करें गुफ्तगू के अंदर। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर भी इल्तिजा थी, क्योंकि सुनने वाली जो भी शख्सियात हैं
उनको इस बात का पता है कि ताजिर सनतकार अगर तरक्की करेंगे, अवाम को अगर रिलीफ मिलेगी, कौम को रिलीफ मिलेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।